Now we will discuss about the important characteristics of the gravitational force, जो कि important है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने फोर्स निकालना पड़ा कि फोर्स कैसे निकालते हैं, दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के बराबर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके इनवर्स के बराबर, स्क्वायर के इनवर्स के बराबर। ओके, उनकी यूनिट निकालना सीखा, जी की वैल्यू पता करी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपन किलोग्राम का स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आई। ओके, अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, तो उसमें एक बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी थी। अच्छा, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करी तो ये बॉडी भी, अगर इसने एक्शन लगाया तो इसने रिएक्शन किया। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो क्या होता है, देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक मास था, ये दूसरी बॉडी थी, दोनों दोनों का मास m1 m2 था। इस बॉडी ने इस बी बॉडी को, ए बॉडी ने बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बी ने ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बॉडी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों का फोर्स कैसा है, इक्वल है और कैसा है, अपोजिट है। ऐसे देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। मानो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस बॉडी का ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r और दोनों के बीच का मास, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अच्छा, बॉडी ए ने बॉडी बी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किस फोर्स से, F1 फोर्स से। अच्छा, बॉडी बी ने बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किस फोर्स से, F2 फोर्स से। ठीक है, तो अब मुझे अगर F1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, F1 में निकालूंगा कैसे, वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं, F1 इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अच्छा, F2 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, अब मैं फोर्स निकालता हूँ। अगर तुमसे कोई पूछे इस केस में कि F1 निकालो, कई जगह F1 कह देगा या कई जगह कैसे गया, F ने जो ए पे ए बॉडी ए ने बॉडी बी पे जो फोर्स लगाया वो बताओ। तो कई बार F1 कह सकते हैं और कई बार FAB कह सकते हैं। AB का मतलब क्या है, बॉडी ए ने बी पे फोर्स लगाया। तो दोनों ही केस में क्या होगा, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। इस केस में भी क्या होगा, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अच्छा, F2 फोर्स निकालो, तो F2 फोर्स भी क्या होगा, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, अच्छा FBA निकालो, बॉडी बी ने बॉडी ए पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया वो निकालो, वो भी क्या होगा, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो मैंने ये देखा कि F1 भी क्या आया, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर और g आ गया, और F2 भी क्या आया, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर और g। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है। क्यों, देखो, एक ने ऐसे लगाया तो एक ने ऐसे लगाया, ये फोर्स इधर जा रहा है तो ये फोर्स इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, पर फोर्स तो इक्वल है। अभी हमने निकाल के देखा, दोनों के सारा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जो F1 है वो F2 के इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्या यही न्यूटन का थर्ड लॉ था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल तो है और अपोजिट भी है। तो क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, तो थर्ड लॉ था, तो ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ओके, सेकंड कहता है इट इज ए सेंट्रल फोर्स दैट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। अच्छा, सेंट्रल फोर्स क्या हुआ, देखो, जब भी मैंने दो बॉडी बनाई थी तो इन दोनों के बीच के सेंटर से देखा था, इन दोनों की डिस्टेंस कहाँ से दिखी थी, सेंटर से। तो ये सेंट्रल फोर्स है, और कैसे लगता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वो होगी, वो लाइन के अलोंग होगी जो इन दोनों बॉडीज के सेंटर को जोड़ रही है। कभी भी यहाँ से नहीं बनाऊंगा ऊपर से आर डिस्टेंस, हमेशा क्या मानेंगे हम, इन दोनों के सेंटर से ही डिस्टेंस को आर कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सरफेस से भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। पॉइंट 2 क्या है, मतलब सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंटर से सेंटर पे लग रहा है। अच्छा, कैसे लग रहा है, देखो, इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इससे इसकी तरफ। ओके ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ओके, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, दो बॉडी है ना, पहले इसको इसके जैसे मान लो
ये बॉडी 1 kg की, ये बॉडी 2 kg की, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इसका जो फोर्स निकला वो कितना निकला, सपोज मान लो इसका फोर्स निकला 2, तो ये निकला एयर में। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज्म को अगर मैं वाटर में ले जाऊंगा तो फोर्स कितना आएगा, तब भी फोर्स 2 आएगा। इनको मैं स्पेस में भी ले जाऊंगा तब भी फोर्स कितना आएगा, 2 आएगा। इनको मैं दुनिया के किसी भी कोने पे ले जाऊं तो इनका फोर्स हमेशा 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मीडियम में एयर है, लिक्विड है, सॉलिड है या कुछ भी है। ओके, तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है कि एक्शन रिएक्शन बनाता है, सेंट्रल फोर्स होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है ना। जैसा अगर एयर में आएगा जितना फोर्स उतना ही वाटर में भी आएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी। ओके, मानो कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये और एक बॉडी यहाँ पर है, तो बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में लगने वाला फोर्स की बॉडी सी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो F1 है और जो F2 है, ये दोनों फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर बॉडी सी रख दूंगा। हाँ, अगर बॉडी सी रख दूंगा तो इन दोनों के बीच में एक नया फोर्स बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, एफ ए से सी और एफ सी से ए। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी एक नया फोर्स बन जाएगा, बी और सी के बीच में भी। पर दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये ए से बी के बीच में, वो इसकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं बात करूं एफ ए सी, तो इन दोनों से, इन दोनों का बीच में जो फोर्स है उसको बी की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग अगर मैं बात करूं इस वाले की, बी और सी के बीच में, तो इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है उसको उसकी ए की प्रेजेंस से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, चलो इसको देख लेंगे आगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे तो देख लेंगे। अपन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडी बट इम्प्रेसिव इन केस ऑफ हेवियर बॉडी। ओके, कहने का मतलब ये बॉडी 1 ग्राम की है और ये बॉडी 1 ग्राम की, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो फोर्स कितना आएगा, दोनों के बीच में फोर्स आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितना आएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आएगा नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। देखो, हमने कहा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है। ओके, मैंने कहा एक बॉडी ये रही, ये बॉडी 1 kg की है, ये भी बॉडी 1 kg की है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो तुम वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या पुट करेंगे, चलो वैल्यू पुट करते हैं। हमने देखा जो F निकालना है, तो देखो जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना था 1, m2 कितना था 1, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी थी 1 मीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, 10⁻⁻11 सोचो कितना छोटा होता है, -11 है भाई। अच्छा, चलो इसको ऐसे देखते हैं कि F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, इस -11 को नीचे ले जाऊंगा तो क्या पॉजिटिव 11 हो जाएगा। देखो हमारे पास एक इक्वेशन 6.67 इंटू 10⁻11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जीरो लगा दिए, और ये हटा करके 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब इसको 667 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 0.00000 समथिंग, मान लो 6। तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। तो दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 0.0000 एम न्यूटन, मतलब 0.0000005 न्यूटन। कितना छोटा फोर्स हो गया, इससे तो चींटी भी नहीं खिसकेगी, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर ये दोनों बॉडी अगर हल्की होगी तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा ना, वो क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा, इतना कम कि हमको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रही है। अच्छा, सेम सेम मान लो एक स्टूडेंट दो दो एक बेंच है और एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है। अच्छा, दोनों पास पास बैठे, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, पर आप तो कह रहे हो सर ये दोनों तो चिपक ही नहीं रहे आपस में, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या होता है, मान लो 2 आदमी खड़े हैं, दोनों बॉडी तो है, दोनों के पास मास भी है, और डेफिनेटली दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी जिसको मैं आर के देता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो क्या होता है, ये ऐसे हो जाते, कर रहे हैं क्या अपने आप, नहीं कर रहे, क्यों, एक्चुअल में देखो कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, तुम फिर समझो बात को, इन दोनों का मास बहुत कम है। मास कम होगा तो क्या होगा, फोर्स बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि हमें
दिखेगा ही नहीं, हमें महसूस भी नहीं होगा। पर चलो अब एक काम करते हैं, मैंने ले लिया एक ये ऑब्जेक्ट और मैंने कहा इसका मास है 5 × 10⁶ किलोग्राम और इस बॉडी का मास है 5 × 10⁵ किलोग्राम। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ करीबन 500 किलोमीटर। अब तुम इसका रखो तो फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा आएगा। फोर्स आएगा कुछ कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा फोर्स आएगा। अच्छा, ज्यादा फोर्स आएगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो पॉइंट हमारा क्या कहता है फिर कि अगर कम मास होगा, दोनों के बीच का मास अगर लाइटर होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, और इतना कम होगा तो दिखेगा नहीं। ओके। अच्छा, लार्ज फोर्स, लार्ज रेंज फोर्स। अच्छा भाई, लार्ज रेंज फोर्स है क्या ये? लार्ज रेंज फोर्स इतनी बड़ी रेंज में लगता है कि ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, करीबन मिलियंस ऑफ किलोमीटर। फिर भी सन अर्थ पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ये लार्ज रेंज फोर्स है, मतलब बहुत दूरी तक भी लगता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ कहूंगा, देखो सन का मास कितना होगा, बहुत ज्यादा। अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻⁻ समथिंग 24 kg होता है। ठीक है, और सन का मास कितना होता है? सन का मास होता है करीबन 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ओके, इतना मास होता है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो ये सारी वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इस देखो इतने फोर्स से अर्थ को खींच रहा है कि अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही है। ओके, तो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर स्मॉल हायर लाइटर बॉडी होगी तो फोर्स भी कम होगा, कई बार तो इतना कम होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पर अगर हेवियर बॉडी हुई जैसे ये सन और अर्थ, तो फोर्स इतना लग रहा है कि देखो इतनी भारी अर्थ को भी ये अपने चारों तरफ घुमा पा रहा है। ओके, चलो, तो ये लार्ज रेंज फोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है ये। ठीक है भाई, फोर्स दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। अभी के लिए तुम याद रख लो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडीज। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो दोनों के सेंटर से करेंगे, दोनों बॉडी के। ओके, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। भाई प्रूफ देखना है हमें तो हम नेचर में जो चीज अवेलेबल है उसको देख लेंगे। देखो देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड सन या अराउंड अर्थ। जो हमारा सन है उसके चारों ओर हमारी अर्थ रोटेट कर रही बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसका प्रूफ है। सेम थिंग हमारी अर्थ के चारों तरफ कौन मूव कर रहा है? मून। ये अर्थ है, ये मून। तो ये किसकी वजह से कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अर्थ भी मून पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है ना, मून भी लगा रहा है। और ये क्या हो रहा है? अर्थ की वजह से चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड क्या है? टाइड्स फॉर्मेशन। जो ओशियन या सी, समुद्र में जो लहरें आती हैं, टाइड्स आती हैं, वो भी किसकी वजह से आती है? वो मून और समुद्र पे जो वाटर होता है, इनके दोनों के बीच के अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स बनती है। अच्छा, ओके, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दीज आर द प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच आर अवेलेबल इन नेचर।